जस्ट अवेयरनेस के लिए बातें करने वाले हैं। सो बहुत नॉर्मल टॉपिक्स होने वाले हैं। इसी तरह का आज जो मैंने टॉपिक सिलेक्ट किया है वो है कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ेस, जिसमें हम बात करने वाले हैं एओर्टिक वॉल्व स्टीनोसिस की। बेसिकली कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ में जब बात करते हैं तो वो ये होता है कि आपका जो न्यू बॉर्न बेबी है वो उस हार्ट प्रॉब्लम के साथ पैदा हुआ है। तो जो एओर्टिक वॉल्व स्टीनोसिस है उसके बारे में अब हम बात करना शुरू करते हैं। वो हम बताएंगे कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, आपने कब डॉक्टर से इस बारे में कंसल्ट करना है, या डॉक्टर आपको किस तरह की चीज़ें रिकमेंड कर सकते हैं। तो इस चीज़ पे हम आज बात करने वाले हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू से इन दिस वीडियो। सो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एओर्टिक वॉल्व स्टीनोसिस के बारे में। यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं एओर्टिक वॉल्व होता क्या है, उसका क्या काम होता है। सो एओर्टिक वॉल्व कीप्स ब्लड फ्लोइंग फ्रॉम हार्ट टू द एओर्टा विच इज़ मेन आर्टरी, जहाँ से ब्लड आता है और फिर उसके बाद हार्ट को आता है और उसके बाद फिर पूरी बॉडी में वो ब्लड फ्लो किया जाता है। ठीक है ना। तो बेसिकली होता है क्या है, जब एओर्टिक वॉल्व स्टीनोसिस होता है उसमें जो हार्ट होता है वो उसको एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है जस्ट टू फ्लो द ब्लड टू द होल बॉडी। बिकॉज वो जो एओर्टिक स्टीनोसिस में बेसिकली बस इतनी सी बात होती है, जो एओर्टिक वॉल्व होता है वो नैरो होता है, नॉर्मल से थोड़ा छोटा होता है, जिसकी वजह से वो ब्लड प्रॉपरली पंप नहीं कर पा रहा होता। तो इस वजह से हार्ट को एक्स्ट्रा एफर्ट लगानी पड़ती है जस्ट टू फ्लो द ब्लड टू द होल बॉडी। सो इसकी 3 कंडीशंस होती हैं। 3 कंडीशंस में जो है आप नॉर्मल कंडीशंस, माइल्ड एंड सिवियर कंडीशन। कुछ बच्चे जो हैं वो नॉर्मल कंडीशन, मतलब नॉर्मल इन द सेंस कि बहुत लो रिस्क पे होते हैं उस टाइम पे, तो उनको कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं थी, बट वो डायग्नोज हो जाते हैं विद एओर्टिक वॉल्व स्टीनोसिस। क्योंकि एओर्टिक वॉल्व स्टीनोसिस का कोई और ऑप्शन नहीं है, या तो वो रिपेयर होगा या फिर उसकी जो है आपने रिप्लेसमेंट करानी है, लाजिम है। विद ग्रोथ आपकी जैसी जैसी ग्रोथ बढ़ती जाएगी बच्चे की, उसके साथ आपने ये चीज़ें करनी ही करनी है। ये नहीं है कि आपने नहीं करनी, क्योंकि इसके बगैर कोई और ऑप्शन है नहीं, या तो रिप्लेसमेंट होगी या फिर रिपेयर होगा। सो हम यहाँ पे रिपेयर की ही बात करने वाले हैं। रिप्लेसमेंट पे हम फिर एक और वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। तो जो रिपेयर करने के लिए जो कंडीशंस हैं वो 3 कंडीशंस हैं, माइल्ड, नॉर्मल, माइल्ड एंड सीवियर। तो जब फिर विद टाइम जो है वो माइल्ड आती है, देन सीवियर आती है। सो अब हम बात कर लेते हैं कि सिम्टम्स क्या होते हैं। तो सिम्टम्स बेसिकली बहुत ज़्यादा या तो आपको ईजीली शो हो जाएंगे या बहुत ज़्यादा आपको टाइम लगेगा सिम्टम्स शो होने में। क्योंकि कुछ बच्चों का होता है, वो जब न्यू बॉर्न होते हैं, लाइक उनको फीडिंग कराओ, फीडिंग जैसे ही आप कराते हैं वो वॉमिट कर देते हैं, जब आप फीडिंग कराते हैं वो वॉमिट कर देते हैं, क्योंकि वो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, इतनी ज़्यादा एक्टिविटी होती नहीं है। तो उनको जब भी फीडिंग कराओ वॉमिट कर देते हैं, तो आपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। सेकेंड, उसमें क्या होता है, बच्चे जो है इनफ वेट गेन नहीं कर रहे होते, जितना उनके एज के हिसाब से उन्हें वेट गेन करना चाहिए वो गेन नहीं कर रहे होते हैं। सेकेंड हो गया। थर्ड जो होता है उसमें ये होता है, फिर जब वो थोड़े थोड़े बड़े होने लग जाते हैं तो उनकी एक्टिविटीज़ बढ़ने लग जाती है। जब एक्टिविटीज़ बढ़ती हैं तो वो थकना जल्दी शुरू हो जाते हैं। तो आपने हर एक चीज़ पे फोकस रखना होता है। जब भी आपका बच्चा या आप देख रहे हैं कि आपके बच्चे में इस तरह के सिम्टम्स शो हो रहे हैं, तो आपने लाजमी इस चीज़ को फोकस में रखना है। ठीक है ना। थर्ड चीज़ क्या होती है, फटीग हो जाता है, मतलब थकता ही ज़्यादा है वो। ठीक है, थर्ड चीज़ हो गई। फोर्थ चीज़ इसमें क्या होता है कि वो स्वेटिंग, बेइंतहा स्वेटिंग होनी शुरू हो जाती है। स्वेटिंग जो है वो आपके बच्चे को होगी, वो थकेगा जल्दी, डिजीनेस फील करेगा। तो ये सारे उसके सिम्टम्स होते हैं। आपने सब ये फोकस में रखने हैं, देन अपने डॉक्टर से डिस्कस करना है। बेसिकली जब बच्चा ऑलरेडी डायग्नोज हो चुका होता है, आपने उसके बाद भी ये सारी चीज़ें फोकस में रखनी है, क्योंकि आपने अपने डॉक्टर से या तो फिर एवरी मंथ मिलना है, जब तक उसकी सर्जरी नहीं हो जाती तब तक आपने अपने डॉक्टर से ज़ाहिर मिलते रहना है। विद टाइम वो आपको बुलाते रहेंगे, क्योंकि इसके लिए क्या होता है कि जब हार्ट आपका प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा होता है या एओर्टिक वॉल्व स्टीनोसिस
आपको डायग्नोज होता है तो थ्रू ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के थ्रू आपका प्रॉपर हार्ट जो है वो मॉनिटर किया जा रहा होता है। ठीक है, आपकी कंटिन्यू ईसीजी की जा रही होती है, जिसके थ्रू ही ऑब्वियस आपको सारी चीज़ें पता चलने शुरू होती हैं। इस तरह की जो भी इश्यूज़ होते हैं वो आपको पता चलते हैं। सो ये इसके सिम्टम्स हैं। कंडीशंस मैं आपको बता चुकी हूँ कि नॉर्मल टू माइल्ड टू सीवियर होते हैं। ठीक है, अब जब सिवियरिटी की तरफ बातें जाती हैं, जब सिवियरिटी बढ़ती है कंडीशंस की, तो उसमें क्या होता है, डॉक्टर आपको ऑप्शंस देते हैं। या तो अगर इट डिपेंड्स कि आपकी किस तरह की कंडीशन है, क्योंकि अर्ली एज में जो डॉक्टर करते हैं वो रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। तो रिपेयर जो होता है वो डिफरेंट तरीके से होता है। तो जो डॉक्टर फर्स्ट जो ऑप्शन देते हैं वो बलून डायलेशन होती है। बलून डायलेशन में जो है आपको ऑलमोस्ट 1.5 आवर 2 आवर्स की सर्जरी होती है। ठीक है ना, फिर आफ्टर दैट सर्जरी के बाद विद इन अ डे आप अपने घर जा सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। इवन अपनी नॉर्मल लाइफ भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं और किसी बच्चे की जो है लाइक 4, 5, 6 ईयर्स में उसकी जो है वो डायलेशन हुई है, बलून डायलेशन हुई है, तो उसके बाद अगर वो नेक्स्ट डे से स्कूल जाना चाह रहे हैं तो वो स्कूल की अपनी प्रॉपर एक्टिविटीज़ के साथ जा सकते हैं। कोई ऐसा इशू नहीं है इसमें, ना कोई कट आता है, ना कोई स्टिचेस आते हैं, ना कोई ऐसा इशू होता है। सो बलून डायलेशन और जो नेक्स्ट इसके साथ ऑप्शन आते हैं वो रिप्लेसमेंट की तरफ जब जाते हैं, वो जब आफ्टरवर्ड जब रिप्लेसमेंट की तरफ जाते हैं तो फिर वो एक अलग वही बात टॉपिक है, तो मैं इस पर ज़रूर आपसे डिस्कस करूँगी। जो बलून डायलेशन के बाद आपने ऐसा कोई इशू नहीं होता, ना कोई खाने पीने का परहेज होता है, ना कोई जो है खेलने कूदने का। बच्चों को आप रोक नहीं सकते, तो खेलने कूदने का, स्कूल जाने का, पढ़ने लिखने का कोई भी जो है वो रोक टोक नहीं होती। आप इजीली अपनी रेगुलर एक्टिविटी में मसरूफ़ हो सकते हैं। सो गाइज़, आज का टॉपिक हम यहीं एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा। ये जस्ट एक अवेयरनेस के लिए मैसेज था और कुछ भी नहीं था। सो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।